अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव है। उत्तर प्रदेश के भी बड़े नेताओं की स्टेक वहाँ पे लग गई है, सब कैंप कर रहे हैं। लेकिन इन तीन राज्यों जो उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव पूरे देश भर के चुनाव पर क्या इम्पैक्ट डालने जा वाले हैं? और इन तीनों राज्यों में, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन ये 3 बहुत अहम है। इन तीनों राज्यों में क्या चल रहा है? यहाँ की जनता क्या सोच रही है? वोटिंग बिहेवियर क्या है? क्या सरकारें रिपीट हो रही हैं या फिर जनता बदलाव चाहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान बड़ी हाई स्टेक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी। यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ की राजनीतिक तासीर को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कौन जीत रहा है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, देश में हाई प्रोफाइल विधानसभा के चुनाव बस नवंबर के पहले होने वाले हैं, यानी कभी भी अब चुनाव का ऐलान हो सकता है। जिन 5 राज्यों में, उनमें 3 सबसे अहम हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों में 2 में कांग्रेस की बहुमत की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। इन 3 चुनावों से ये तय होगा कि इस देश में 2024 में लहर किसकी है, माहौल किसका है। हालांकि 2018 में इसी वक्त कांग्रेस ने इन सब राज्यों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करारी चुनौती और शिकस्त दी थी, लेकिन 2019 का चुनाव वो बुरी तरह हार गई थी। अब जब 2023 में ये चुनाव नवंबर के पहले निपटा लिए जाने हैं, उसके पहले ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। बहनों भाइयों, पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? अब तक 2 सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को टिकट नहीं मिला है और अब तक मौजूदा मुख्यमंत्री को भी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी बेचैनी है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब तक की सूची में आए हैं, सबको चुनाव लड़ाया जा रहा है। 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री और कैलाश विजयवर्गीय जैसे हाई प्रोफाइल बीजेपी के जो बड़े नेता, वो खुद बड़ा मानते हैं, वो भी सम्मिलित हैं जो चुनाव लड़ेंगे। अगली सूची आनी बाकी है। अब तक पूरी कैबिनेट को टिकट न देना और मुख्यमंत्री तक की सीट का ऐलान न होना, ये बहुत व्यापक संकेत और बड़े फेरबदल का बीजेपी के भीतर संकेत है। बीजेपी ने अब तक चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किया है, इसलिए अभी तक सब लोग अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेगा। क्या शिवराज सिंह चौहान की वापसी होगी या फिर कमलनाथ उन पर बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आप कांग्रेस को देखेंगे तो वहाँ कांग्रेस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से लड़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में उत्साह अधिक दिख रहा है। और जब से ये 7 सांसदों को उतारा गया है, तब से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार बीजेपी पर दबाव बनाए हुए हैं कि मौजूदा कैबिनेट को टिकट न मिलना या अब तक जारी न होना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के भीतर काफ़ी कमज़ोर हो गई है। क्या सिंधिया का गुट, क्या महाराज यानी सिंधिया का गुट और भी कई गुट हैं वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बेचैन किए हुए हैं। और 20 साल की लगातार सत्ता ने भी, बीच में कांग्रेस ने कुछ वक्त के लिए ब्रेक लिया था, लेकिन बीजेपी में लगातार सत्ता में होना भी उनके लिए परेशानी का कारण है। लेकिन अब चुनाव को जब थोड़ा वक्त बचा है, मुकाबला आमने सामने का है, तीसरे के लिए कोई स्कोप नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश से भी सीख ली है लगता है मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। वर्टिकल इलेक्शन होता है, आमने और सामने का। तीसरी पार्टियों के लिए कोई बहुत निगोसिएशन का स्कोप नहीं रहता है। राजस्थान मुकाबला बड़ा तगड़ा है और राजस्थान, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार बहुत करारी शिकस्त मिली थी और कांग्रेस ने कंफर्टेबल बहुमत हासिल कर लिया था। 200 सीटों वाला ये राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी वहाँ गुटबाजी की शिकार है और अब तक वसुंधरा राजे सिंधिया को
प्रचार की कमान या चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट वहाँ भी अनाउंस नहीं किया गया और कांग्रेस वहाँ पर अपने मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही आगे बढ़ा रही है। अशोक गहलोत पर खुद और पार्टी को जिताने का पूरा दायित्व है, लेकिन वहाँ भी सचिन पायलट हैं जिनको अब तक सरकार में कुछ मिला नहीं और उनकी नाराज़गी जाहिर सी बात है। तो जो गुटबाजी बीजेपी में है उससे थोड़ी कम गुटबाजी कांग्रेस में, राजस्थान में है। तो क्या सत्ता विरोधी कोई लहर है? अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन आप चलिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कांग्रेस कामयाब है और अब तक कोई ऐसा बड़ा सर्वे या कोई ऐसे सिग्नल्स नहीं मिले हैं जनता के बीच जो ये बताएं कि भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ कोई मैंडेट है या भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश है। लिहाजा चुनाव बहुत ही आमने सामने का है। आप मध्य प्रदेश देखें तो यहाँ पिछली बार भी 41% वोट शेयर दोनों पार्टियों के पास थे। राजस्थान में बीजेपी बहुत पिछड़ गई थी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने उसका बहुत खराब असर किया था। 90 विधायकों वाली सदन में इस वक्त कांग्रेस के पास 71 एमएलए हैं, बीजेपी के पास 30-32% का वोट शेयर। ये मैं असेंबली इलेक्शंस के हिसाब से बता रहा हूँ। 2019 के लोकसभा को कंपेयर करेंगे तो डेटा दूसरे मिलेंगे, लेकिन असेंबली चुनाव एक डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट मुद्दों पर लड़ा जाता है। बहनों भाइयों, ये हुई प्रारंभिक भूमिका। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम बहुत ही खास प्रवक्ताओं और मेहमानों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ जो राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। ओबीसी वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और वो ये है कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कौन से समाज के कितने लोग हैं। और ये सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ काम किया और इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं और हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो पीडीए है। अगर पीडीए को लेकर के मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि यहां भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार देवदत्त दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे बहुत ही खास दोस्त अविनाश कल्ला साहब मौजूद हैं, जयपुर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। एसपी सिंह जी मुझे दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुरेंद्र राजपूत उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आईपी सिंह समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, आप तो इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं। अब तक शिवराज सिंह चौहान का और आपकी मौजूदा कैबिनेट का टिकट जारी नहीं हुआ है, कोई समस्या चल रही है आपके यहाँ? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट रणनीति के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उन सीटों की घोषणा की है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2018 के चुनाव में सफलता नहीं मिल सकी थी। ऐसी जो भी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछली बार जहां हमने पराजय हासिल की थी, ऐसी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित चरणबद्ध तरीके से कर रही है। विशेष तौर पर हमने अपने पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को इस मैदान में उतारा है ताकि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मध्य प्रदेश में लेकर के आए। जहां पिछला चुनाव भी हम 2018 में गए थे तो कांग्रेस पार्टी हमसे केवल 6 सीटें ज्यादा रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश में सरकार है और बीमार, लेकिन आप सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे बाद में, हैं? बाद में आप सरकार छीनने में कामयाब हो गए थे।
देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से विशेष तौर पर कमलनाथ जी ने झूठे वादे किए थे, किसानों की कर्ज माफी के लिए जिस तरह से छलने का काम किया था, तमाम लोक लुभावन मुफ्त के वादे करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने लोगों को धोखा देने का काम किया, जो जनता से जुड़े हुए सीधे जनप्रतिनिधि थे, वो जनता अरे क्या तो आक्रोश को जनता समझने सबक लगे सिखाती और ना, उन्होंने आप क्यों कटार लेके कूद गए उनकी पार्टी तोड़ने में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी नहीं तोड़ी। वो जनप्रतिनिधि जो जनता से सीधे सरोकार रखते हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो जब इस प्रकार का छल देखते हैं, इस प्रकार का धोखा देखते हैं, तो वो पार्टी के साथ अपना स्टेक नहीं रख सकते थे। उन्होंने इसलिए कांग्रेस पार्टी से अपना अलग होना बेहतर समझा, क्योंकि उनका पॉलिटिकल चीफ कैरियर मिनिस्टर का दांव पर टिकट लग अब रहा तक था सरकार घोषित के क्यों छल नहीं के हुआ कारण। है? देखिए, कब किसका टिकट घोषित होगा, किस रूप में किसकी भूमिका होगी, ये पार्टी तय करती है। पार्टी निश्चित तौर पर तय करेगी। आप विश्वास मानिए, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैं इस समय मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार टहल रहा हूं, मध्य प्रदेश को देख रहा हूं, मैं भोपाल से मौजूद हूं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ऐसा ही वातावरण है जैसा गुजरात में था। एक भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। किसके आज नेतृत्व महसूस में कर पा आप रहा हूं। चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान सिचुएशन है। भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड खड़ा करने जा रही है। वर्ष 2003 में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड खड़ा किया था, हम 170 सीटें लगभग मध्य प्रदेश में आप जीते थे। तो कह रहे थे हम कि इसी बड़ी प्रकार से- आसान सा सवाल है और आप जवाब देने के लिए 2003 चले गए। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि 2003 का अपना ही रिकॉर्ड हम तोड़े। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व अपने किसका तमाम है बड़े मध्य नेताओं को- प्रदेश में? नहीं, नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय नरेंद्र मोदी जी का सभी जगह पे है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता वो हमारे तो प्रधानमंत्री जो हैं। पूरे देश दुनिया में चीफ सर्वाधिक- मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का नाम बताइए ना, देखिए- जिन जो 20 नहीं, साल शासन किए। आप इतना शर्मा क्यों रहे उनका नाम लेने में? नहीं, बिल्कुल शर्मा नहीं रहे। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में जिस तरह की सरकार चलाई है और बीमारू राज्य को आज विकसित राज्य के श्रेणी में लाकर के खड़ा किया है, शिवराज सिंह चौहान आज मध्य तब प्रदेश किस के बात सबसे का लोकप्रिय संकोच नेता है हैं। कि कहीं शिवराज कोई सिंह चौहान को आप कैंडिडेट या मुख्यमंत्री का पद का कमान नहीं देना चाहते, उनको आप घोषित नहीं करना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इस बात पर सवाल ही नहीं है। जहां पर जिस राज्य में हमारे मुख्यमंत्री मौजूदा होते हैं, वहां इस बात का सवाल ही नहीं होता है। क्या मुख्यमंत्री कैंडिडेट किसको बना रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री है ही। आप ऑफिशियली ये बात कह रहे हैं सबसे आगे है। कि 2023 में परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए तो शिवराज सिंह चौहान ही नेतृत्व करेंगे, करेक्ट? देखिए, नेतृत्व कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्टी के विधायक दल का इतना नेता और जो असमंजस क्यों है संवैधानिक मेरे व्यवस्था भाई? उससे तय होता है। कोई असमंजस नहीं है। ये असमंजस क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस बात को पूरे विश्वास आप के साथ खंडन कह रहा कर दो हूं। जो लोग कर रहे हैं। आप कह दो कि शिवराज यस, सिंह चौहान- शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव। बोलिए आप। देखिए, मैं उनके नेतृत्व में चुनाव है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी आज मध्य प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव अभियान में जा रही है और आज संयुक्त सामूहिक नेतृत्व के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक चुनाव अभियान संभाला देखो है। देखो देखो, शब्दों से मत खेलो राकेश जी। अभी आप नहीं, कह रहे नहीं, थे कि इज वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, 20 ईयर कमाल कर दिया, विकसित कर दिया। अभी आपने पलट के कह दिया कि सामूहिक नेतृत्व। व्हाट इज सामूहिक नेतृत्व? व्हाई नॉट शिवराज सिंह चौहान? मेक इट मैं क्लियर। मैं उदाहरण बता रहा हूं। हमने 2022 का अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां थी। योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे। हम मुख्यमंत्री के जी नहीं, नेतृत्व योगी में जी चुनाव में गए थे। योगी आदित्यनाथ डे 1 से चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट रहे और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। पार्टी ने क्लियर किया था। मौजूद होता है, जहां चीफ मिनिस्टर मौजूद होता है, वहां चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट का कोई विवाद ही नहीं होता है। तो ये सामूहिक नेतृत्व भाई साहब क्या है? ये संकट तो उनके पास हो जिनके पास चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनको अपना सीएम कैंडिडेट बताना होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे पास प्रधानमंत्री हैं, तो क्या पीएम कैंडिडेट जैसी कोई बात ही नहीं होती है? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव तो फिर होगा। ये आप सामूहिक नेतृत्व वाला शब्द वापस ले लीजिए, मैं सवाल वापस ले लूंगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है सामूहिक नेतृत्व की। हम गुटबाजी में बटे हुए नहीं है, जैसे कमलनाथ और दिग्विजय। अब मैं मध्य प्रदेश से मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट देवदत्त दुबे जी जुड़े हुए हैं। दुबे जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश में इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये इतना संकोच क्यों कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने में? देखिए, अभी तक भाजपा जैसे 2008, 2013 और 2018 में नारा देती रही कि फिर भाजपा, फिर से, लेकिन भाजपा ने नारा दिया फिर भाजपा, इस बार सरकार। तो
राज के नाम से परेड किया क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता है, तो इस बात को उतारेंगे कि सार्वजनिक तौर पर पार्टी इस बार सामूहिक नेतृत्व पे आई है। देखिए, दलों की रणनीति में कई बार एक के व्यक्ति को खड़ा करके और पार्टी के और उस व्यक्ति के नाम पर वोट लेकर और संयुक्त रूप से फिर कराती पक्ष में, या फिर पार्टी और प्रधानमंत्री कैंडिडेट जैसे ठीक, वो हम लोग समझ सकते हैं क्या समस्या हो सकती है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में कौन किस पर भारी पड़ रहा है इस वक्त आपके मुताबिक? देखिए, दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति है। भाजपा चूंकि इस बार चौथी बार सरकार बनाने के बाद इस तरह सरकार बनाने की आशा है कि पिछले 3 महीने से लगातार घोषणाएं हो रही, और कांग्रेस उसकी ज्वाला में 2 साल के बाद उसकी सरकार को गिराई गई थी जी। तो कम लगातार सक्रिय है, और दोनों दल जिस तरह से प्रयास है मध्य प्रदेश की राजनीति में 2023 विधानसभा का चुनाव अभूतपूर्व होगा। कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहां पे सरकार के खिलाफ? यदि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, सरकार को जो या संगठन को जो फीडबैक मिले हैं उसी के आधार पर तो तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री 7 बार अभी आ चुके कुछ ही महीनों में, कल 3 दौरे उनके में आज नहीं लगने के, और आप देखें कि जी सर, आप लोग ये एनालिसिस कर पाए कि 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 सेंट्रल मिनिस्टर्स को चुनाव लड़ाया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं को भी लड़ाया जा रहा है, तो फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कोई परेशानी में है बीजेपी वहाँ पे? बिल्कुल, ये जो एक रणनीति पार्टी में ये छत्रप थे, ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार भी, तो उनसे कहा होगा कि आप सभा जीतो और 50 सीटें जिताओ जी। सर फग्गन सिंह को मंत्री है, उन्होंने कल का उद्घाटन, तो यही वहाँ बैनर लगा मंत्री को बनाना है, इस बार जिताना है। थैंक यू दुबे जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। अविनाश कल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, राजस्थान के, जयपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कल्ला जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। सर, राजस्थान में क्या चल रहा है? हमारा पड़ोसी राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, हम सब जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। देखिए, राजस्थान जैसा कि आपने बताया कि हम एक पेंडुलम स्टेट है, हर 5 साल में हम सत्ता बदल देते हैं, पर जिस तरह के हालात आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कल से पहले तक, और मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ ब्रजेश जी, कल से पहले तक यहाँ पे बिल्कुल ही पशोपेश की स्थिति थी कि कौन कहाँ है। पहली बार ऐसा हो रहा है 25 साल में कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के मैदान में उतर रही है। इससे पहले हमेशा 2 दशकों से वसुंधरा राजे ही चेहरा रही हैं, 2 बार वो जीते हैं, और 2 बार जब वो सत्ता से बाहर भी हुए हैं तो काफी रिस्पेक्टेबल और साइजेबल नंबर से ऑपोजिशन गया है। पर इस बार वो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ी एक वो कयास लग रहे थे कि वसुंधरा जी का क्या रोल रहेगा। हर किसी को कुछ न कुछ रोल डिफाइन कर दिया गया, पर वसुंधरा जी पे संशय बना हुआ था। प्रॉब्लम क्या है वसुंधरा राजे को लेकर? कोई दिक्कत है बीजेपी के भीतर? क्या वो फैक्टर हैं जो उनकी दावेदारी को इस वक्त इतना कमजोर बीजेपी के भीतर कर दिए? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें तो पिछले 25 साल से 1 से 10 तक, अगर जैसे कई आप दिल्ली की एनालिसिस में देखते हैं कि नेता नंबर 1, तो कई लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में नेशनल स्तर पे 1 से 10 तक प्रधानमंत्री मोदी है, फिर दूसरों की गिनती। तो वही हाल यहाँ वसुंधरा राजे का था। भारतीय जनता पार्टी चूंकि हम देखते हैं कि कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है, उनको था कि हम एक नई लीडरशिप तैयार करें कि पार्टी वसुंधरा जी की शैडो से बाहर आ पाए, तो वो उसमें लगे रहे। उन्होंने 5-6 शतरफ भी तैयार किए, पर जिस तरह से परिवर्तन यात्राओं में उतनी भीड़ नहीं आ पाई और रहा, तो सोर्सेज बता रहे हैं कि कल देर रात होटल में फाइनली शायद वसुंधरा जी की और अमित शाह की मुलाकात हुई है। वो 1-on-1 अकेले में मेरे ख्याल से एक लंबे अरसे बाद, शायद कल बहुत देर के बाद, आफ्टर मिडनाइट कॉन्वर्सेशन हुई थी। कल रात कोई सहमति बनी है, या फिर जैसा कि हमारे काबिल दोस्त राकेश त्रिपाठी जी सामूहिक नेतृत्व वाला शब्द लाए हैं, ये राजस्थान में भी चलेगा? जनता पार्टी ने राजस्थान में कोई सामूहिक नेतृत्व या बात नहीं करी। उन्होंने डे 1 से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही हमारा चेहरा होंगे इस बार।
तो और चूंकि राजस्थान में उनको ये है कि इस बार वो इनकम्बेंट नहीं है गवर्नमेंट में, तो सर अशोक गहलोत को लेकर क्या चर्चाएं और कांग्रेस को लेकर है, क्या जनता के बीच एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है? कांग्रेस भी तो गुटबाजी की शिकार है। बिल्कुल बड़ी कांग्रेस की गुटबाजी तो पूरे 4.5 साल तक हेडलाइंस बनाती रही। और ब्रजेश ये एक बड़ी अलग सी बात है, मैं पूरा राजस्थान तो नहीं बट 2 तिहाई से ज्यादा घूम आया, तो उसमें मुझे ये मोटा मोटी जो समझ आता है कि मुख्यमंत्री के खुद के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी या उनसे कोई बहुत ज्यादा नाराजगी पूरे प्रदेश भर में नहीं है, पर जो उन्होंने सत्ता पे काबिज रहने के लिए अपने एमएलए को छूट दे रखी थी, तो उन्होंने जो हर अपने एमएलए क्षेत्र में मनमर्जियां की है, तो कांग्रेस का जो सिटिंग एमएलए है उसके खिलाफ बहुत नाराजगी है, बहुत रोष है। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि क्या वो विनिंग कैंडिडेट को टिकट दे पाएगी रादर देन इनकम्बेंट। अभी तो हालात ये है कि कम से कम 60% से ज्यादा इनकम्बेंट्स के अगर टिकट कटे तो कांग्रेस में। सर क्या ये माना जाए कि बीजेपी के जो आपस की असहमतियां हैं वो कांग्रेस को बढ़त दे रही हैं वहां पे? नहीं, मैं ये बात को नहीं मानता ब्रजेश जी। हमारे यहाँ पिछले चुनाव का भी अगर आप आंकड़ा देखें ना, तो करीब शायद आपने इंटरव्यू में भी बोला था, कांग्रेस है 39.3% वोट एंड बीजेपी है 38.8% वोट। तो बहुत ही करीबी फासला था, बिल्कुल 1,56,000 वोट ही इधर उधर थे, और जिसमें फासला इतना चला गया। और हमें ये मानना होगा कि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो उनका वो कार्डर का वोट सीटों में बड़ा डिफरेंस था सर, 128 एंड 72। नहीं सर, 128-72 नहीं था। इलेक्शन नाइट पे जब रिजल्ट आया जी, तो 100 कांग्रेस +1 जो उनका RLD-LI और 73 बीजेपी थी। ओके, तो 27 सीटों का ही फर्क रहा। तो इतना बहुत ज्यादा नहीं था, और कई सीट्स ऐसी है तो आपका ये मत है कि मुकाबला बहुत करीबी है राजस्थान? मुकाबला बिल्कुल करीबी है। और आप ये फैक्टर एक और देखिए, जो छत्रप है वो एक तरफ, दोनों पार्टियों में एक करिश्मेटिक लीडर को फिलहाल साइड में किया हुआ है। कांग्रेस में सचिन पायलट बहुत बड़े करिश्माई नेता हैं, सबसे ज्यादा भीड़ आती है, युवाओं में पॉपुलर है, उन्हीं का करिश्मा था कि ईस्टर्न राजस्थान में। आप ये कहना चाहते हैं कि मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाए अगर बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को और कांग्रेस सचिन पायलट को प्रोजेक्ट कर दे? मैं कांग्रेस का तो अब जिस हालात पे वो आ गए, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ फर्क पड़ेगा। पर अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी अभी भी अगर फेस बनाती है, तो उनकी विक्ट्री जो हमारे रिजल्ट्स का एनालिसिस बताता है कि हम हर बार बदलते हैं, विक्ट्री कंफर्टेबल से ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। ऑलराइट, शुक्रिया कल्ला साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा जितना भी वक्त आपके पास हो। मैं सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। अभी कहीं से ऐसी सूचना नहीं है कि कांग्रेस कोई बहुत ज़्यादा बीजेपी पर भारी पड़ रही हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान की बात भी आपने कल्ला साहब से सुनी, दुबे जी भी हमारे मौजूद हैं। कांग्रेस को कहीं कंफर्टेबल बढ़ते हुए नहीं दिख रही है। जितने भी हमारे व्यक्तिगत पत्रकार मित्र हैं, इनका अपनी सूचना है, अपना इनका एनालिसिस है, अपनी मीमांसाएं हैं, और इनकी अगर कहीं कोई निर्मम मीमांसा भी है तो वो भी हम धनात्मक ऊर्जा से लेते हैं। हमें इनकी मीमांसाओं का पूरा स्वागत है, और अगर इनकी मीमांसाओं में कहीं कोई हमें कमजोरी नज़र आएगी तो हम उस कमजोरी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर के हम बिल्कुल क्लियर हैं, हर आदमी का जितना विश्लेषण है उसका सम्मान है। मध्य प्रदेश की जो आपने बात करी, तो हम मध्य प्रदेश में बिल्कुल क्लियर कर दें, या देश भर में क्लियर कर दें। भी दुबे साहब के पास या शायद आपके पास कभी वो दिमाग, वो क्या नाम में, शायद वो बात ना आई हो। आज़ाद हिंदुस्तान से लेके आज तक भले ही मुख्यमंत्री किसी को प्रोजेक्ट किया हो या न किया हो, जो रनिंग मुख्यमंत्री होता है उसका लिस्ट में, चाहे आप हारी हुई लिस्ट बना रहे हो, जीती हुई बना रहे हो, सुपर जीती बना रहे हो, अपनी जगह है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है राजनीतिक दलों में, जितना मुझे याद है, कि क्या नाम, मुख्यमंत्री का नाम 2 लिस्टें निकल चुकी हैं और मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, जबकि पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री का और प्रदेश अध्यक्ष को अगर चुनाव लड़ना है तो पहले 2 नाम वो होते हैं। लिस्ट उनकी, प्रत्याशी उनके, दर्द आपको क्यों? नहीं, हमको तो दर्द इसलिए, हमको दर्द नहीं है, हम तो ये देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कि किस तरीके से फ्रैक्चर्ड हाउस है। पहले 1 मुख्यमंत्री, आज 7 मुख्यमंत्री। आप इस चीज को देखिए, एक आदमी संभल नहीं रहा। हाँ, सबसे बड़ी चीज, शिवराज पर भरोसा नहीं क्योंकि उनको लिस्ट में नहीं रखा। ज्योतिरादित्य को पर भरोसा नहीं क्योंकि उन्हें विभीषण कहते हैं ये लोग।
लगातार मुरलीधर राव और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी का खेमा है वो उनको लगातार मुख्य क्या नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया को और उनके साथियों को विभीषण कहते नहीं थकता। अब इन विभीषणों का क्या होगा ये लोग तो क्या नाम भारतीय जनता पार्टी वाले बताएंगे, और कितने विभीषण हैं इनके यहां पे ये भी देखने वाली बात है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे एक फ्रैक्चर्ड हाउस की तरीके से लड़ रही है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है वो अस्तांचल। अच्छा, वो सामूहिक नेतृत्व तो कह रहे हैं लड़ेंगे, आपको कोई समस्या है? हमें क्या समूह से लड़ो ना उनसे। वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वो कह दे कल के डेट में कि नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरीके से दिल्ली से भगदड़ मचा करके ये लोग टिकट ला रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आखिरी में रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन जो नरेंद्र मोदी ने बनवाया है अभी परसों ही, वो कहां है हमें पता नहीं। राजस्थान का जवाब दरभंगा रेलवे, दरभंगा के एम्स की तरीके से तो हो सकता है रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन में मुख्यमंत्री के पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी हो और अमित शाह कहीं और ग्वालियर के प्रत्याशी। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि पिछली बार की तरह आप बहुमत के मुहाने से लौट आएंगे या पार कर जाएंगे मध्य प्रदेश? हम आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम 156 सीटें जीतेंगे। कितनी? 156 से ज्यादा। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 156 से ज्यादा, फिर से लिख लीजिए आप। और 2/3 वो ले रहे हैं, 156 आप ले रहे हो। वो भाजपा वाले जाने हैं। असल बात आप मुझे नहीं पता कि भाजपा वाले क्या जानते हैं और उनको भी कहना चाहिए, लेकिन हमारी जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, चाहे व्यापम का घोटाला हो, चाहे शिवराज सिंह जी लाडली बहनों के नाम पर जो घोटाला। सर, सचिन पायलट को न्याय नहीं दे पा रहे हो आप? किसने? सचिन पायलट ने कहा आपसे? किसने कहा? तो गए क्यों थे? छोड़ के पार्टी तोड़ क्यों रहे थे? वो जब गए थे तमाम चीजें होती है, तो अभी भी उनका कोई स्कोप नहीं है। आप हमको बताइए, सचिन पायलट ने कहा? सचिन पायलट लगातार मतलब ऐसे ही रह जाएंगे? क्यों? उनको कुछ नहीं मिलेगा? शिकायत आपको सचिन पायलट ने की क्या? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, कल्ला साहब से। आज की डेट में सचिन पायलट का कोई इंटरव्यू उठाइए, वो लगातार कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है, हम पूरी ताकत से लगे हैं, CWC मेंबर हैं। डिजर्विंग और कैरिस्मेटिक लीडर हैं, उनको तो क्या कमी है उनमें? आप पाते हैं कि उनको आप चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं बना रहे। सर, सवाल पूरा होने दें। उनको क्यों नहीं बनाना चाहते आप? क्या कमी है उनमें? वो हमारे बहुत उदयमान लीडर हैं, वो मुख्यमंत्री के पद से भी आगे के लीडर हैं, वो हमारी भविष्य की लीडरशिप है। उसमें आपको दिक्कत क्या है? आप हमें डिप्टी सीएम की पोस्ट तो आपने ले ली, वापस नहीं की, अब बता रहे हैं चीफ मिनिस्टर से ऊपर है। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है वो। अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, और सचिन पायलट आपसे शिकायत करने नहीं आए। सर, जनता के बीच चुनाव लड़ने है, वो आपका कुछ व्यक्तिगत नहीं, सब पब्लिक है। मैं वही कह रहा हूं, आपको सब सवाल का सामना करना है। मैं ब्रजेश जी सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं, लेकिन उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा जहां पर सचिन पायलट के तरफ से अगर आप वकालत करेंगे तो मैं सचिन पायलट की बात पूछूंगा ना आपसे। मुझे कोई एतराज नहीं, आप ये कह दो कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के कतई उम्मीदवार नहीं। हमारे यहां पर इस समय श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत जी का ही नेतृत्व तो सचिन पायलट क्या और सचिन पायलट हमारे नहीं, सचिन पायलट ने स्वयं कहा है कि सरकार को लाने की जिम्मेवारी सचिन पायलट की। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस सरकार को और ये जो पेंडुलम की स्थिति है राजस्थान में, इससे बाहर लाने की आप अशोक गहलोत का उनसे नाम दिलवा दो, मैं सवाल वापस ले लूंगा। सर, आप फिर वही बात है, सचिन पायलट ने कहीं अपना नाम लिया? आप ही नाम ले रहे हो, आप ही अशोक गहलोत का। वसुंधरा राजे के लिए कुछ नहीं पूछ रहे। सवाल पूछे कि वो जवाब नहीं दे पा रहे थे और आप 3 सवाल में असहज हो गए। अरे हम किसी सवाल में असहज नहीं, हम तो शिवराज के लिए भी हमें सहानुभूति है, हमें उस विभीषण जो हमारा पुराना गद्दार साथी था उसके लिए भी हमें बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके मित्र आईपी सिंह को आमंत्रित करता हूं। उस सिंधिया को जिस आपका शुक्रिया लोग विभीषण कह रहे हैं, निश्चित तौर बहुत बहुत धन्यवाद, जनता जवाब देगी। आईपी सिंह जी, मैं देख रहा हूं इन दिनों अखिलेश यादव मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप इंडिया अलायंस का पार्ट हैं, पर कांग्रेस आपको चिमटे से भी सीट निकाल के दे नहीं रही। सर, देखिए, अभी नेशनल जो एग्जीक्यूटिव हुई थी कलकत्ता में, उसमें यह तय हुआ था कि जो 12 से 15 बड़े और छोटे राज्य हैं, उन सभी राज्यों में समाजवादी पार्टी को दमखम के साथ चुनाव लड़ना है। उस वक्त देखा जाए तो जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसकी बात नहीं हो पाई थी। तो ये सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, प्रिंसिपली तो समाजवादी पार्टी ने पहले तय कर लिया था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, चूंकि ये तीनों राज्य उत्तर प्रदेश सर, वो आपको एक सीट नहीं दे रहे हैं तो आप कलकत्ता की आड़ लेके बताते हैं कि वो बहुत सैद्धांतिक फैसला था।
नहीं नहीं सर, हम लोग मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सर मैं कोई ऐसे ही आ गए हैं ये पत्रकारिता में। पार्टी, ये एक मिनट, ये राष्ट्रीय कार्य समिति कार्यकारिणी के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें साफ साफ मेंशन, मैं समझता हूं कि भारत समाचार के पास आपको अंदाजा था क्या कि इस तरह के सवाल होंगे, तो आप कागज पत्तर के साथ आए हो? और बस नहीं, मैं देखिए मेरे ड्रॉर में रखा हुआ था, मैंने निकाला और आपको दिखा दिया कि दमखम के साथ पार्टी को उतरना है, क्योंकि बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमें गुजरात में देखने को मिले। महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक हैं। आप तेलंगाना, आंध्रा, उसके बाद इन सभी राज्यों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी अप्रोच कर रही है, जिस तरह से हमारी पार्टी एक्सपैंड कर रही है, आप देखिएगा पैन इंडिया समाजवादी पार्टी आपको नजर आएगी। इतना सुन के राकेश त्रिपाठी को चक्कर आ रहा है। चुनाव है, विधानसभा चुनाव में फ्रेंडली फाइट होती रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती रही है। एक नहीं अनेकों उदाहरण सर, मैं अपने सवाल को दोहराना चाहता हूं और आपसे जवाब की अपेक्षा रखता हूं। जी, आप इंडिया अलायंस का पार्ट हैं। जी, इंडिया अलायंस में आप और कांग्रेस एक साथ हैं। जी। क्या कांग्रेस आपको मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दे रही है? नहीं, देखिए अभी उस दौर में हम नहीं हैं कि हमारी बातचीत चल रही है कि हम मिलजुल कर लड़ें, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और कांग्रेस को अगर किसी ने समर्थन दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया, सबसे पहले अपना समर्थन सरकार बनाने को दिया है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, किसी तरह की कोई मनमुटाव नहीं है। चूंकि विधानसभा के चुनाव हैं और पार्टी को एक्सपेंड करना, इसलिए हम तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस आपको एक भी सीट ना दे, लेकिन और आप अकेले चुनाव लड़ें? कोई बात नहीं है, हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो देखिए, हम भी राजनीतिक दल हैं, आम आदमी पार्टी भी राजनीतिक दल है, देश में सभी राजनीतिक दल, अगर लोकतंत्र जीवित रहा तो निश्चित तौर से सभी दल विधानसभा में लड़ेंगे। लेकिन एकजुट होकर 2024 में आईपी सिंह जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। जिस तरह से चांद पर गड्ढे हैं, अरे एक मिनट, जिस तरह चांद पर गड्ढे हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री 75 वर्षीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर बहुत गड्ढे हो गए हैं। एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। खुरदरा हो गया गड्ढे है, से इतर उसमें घोटाले हो गए हैं। एक सवाल, उसमें बड़े स्कैम खुलकर नजर आ रहे हैं। आईपी सिंह जी, और प्रधानमंत्री का चेहरा जिस तरह से एक सवाल प्रधानमंत्री और अमित शाह, एक मिनट, जिस तरह से वो बुलडोजर बीजेपी के सभी नेताओं पर चला रहे हैं, जिस तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने कहा कि अपने पीएस से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके सबको त्रिपाठी जी वेट करिएगा, आपके पास तसल्ली जवाब दिया। वसुंधरा राजे जी, आईपी सिंह जी, मेरा एक प्रश्न है, आप उसका जवाब दे दें सर, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अमित शाह जी गुजरात से आकर एकदम साफ और स्पष्ट सवाल है सर। आदित्यनाथ जी के ऊपर भी चलने वाला ओके, आप एक सवाल ले लें सर, को सोचना होगा, एक तरफा डिबेट ना करें सर, सवाल ले लें। सवाल यह है कि आप मध्य प्रदेश में बहुत कमजोर हैं, इस कारण आपको कांग्रेस वहां पर एक भी टिकट, एक भी सीट देना नहीं चाहती। क्या यही फार्मूला आप कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में लगाएंगे? समाजवादी पार्टी बड़े दिल के साथ चुनाव लड़ती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि जो भी परिस्थितियां होंगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम मिलजुल कर लड़ेंगे। और सर, आप मध्य प्रदेश गए, 2004 की तरह एक लोटा पानी के लिए अगला नहीं पूछ रहा, फेंक देंगे। आप यहाँ कह रहे हैं पूरा दरवाजा खोल देंगे, घर के भीतर आ जाओ। अकेले मैं तो आपके अपने राजनीतिक स्वाभिमान की बात कर रहा हूँ। पार्टी जीतने जा रही है जी। एक लोटा पानी कांग्रेस आपको देने को तैयार नहीं एमपी में। देखिए ब्रजेश जी, आप कुछ भी कहिए, कोई फर्क देश में नहीं कोई पड़ने बात वाला नहीं है। सर, आप बताइए, मैं आपके त्याग की सराहना करता हूं सर। 270-370 रुपए का सिलेंडर था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेट्रोल की मार। मैं एसपी सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। एक मिनट, मैं दूंगा समय, आप डिबेट के दूसरे चरण में बोल लीजिएगा। रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। पेट्रोल जो 50-60 रुपए था वो 125 रुपए लीटर हो गया। जो डीजल 40-45 रुपए था सर, थैंक यू, 100 रुपए हो गया। पूरा समय मिलेगा, अगले राउंड में बोल लीजिएगा। एसपी सिंह साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। बहुत बहुत धन्यवाद आईपी सिंह जी। एसपी सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहता हूं ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। ये दोनों आपस में भी उलझे हुए हैं और एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मामला इस बार दिखाई दे रहा है।
देखिए ब्रजेश जी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो चुनाव की घमासान शुरू हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज अंदरूनी तौर पर आपस में भी अंदरूनी विवादों में भी उलझी हुई हैं। उनके सबके अपने संकट हैं और एक दूसरे से लड़ाई तो है ही। और सीधी बात है कि इन तीनों स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में है। आज की तारीख में अगर आप देखें, मध्य प्रदेश की बात चल रही थी तो मैं मध्य प्रदेश की बात करूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी निश्चित रूप से संकट में दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, यह कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन इस संकट से कैसे उभरे, जो चुनौतियां हैं उससे कैसे उभरे, इसी के चलते उन्होंने जो रणनीति बनाई है वो दिखाई देने लगा है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता राजपूत जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जो चल रहा है अंदर खाने कांग्रेस के और बीजेपी के लोग बड़े बड़े नेता मैदान में उतार दिए गए हैं। निश्चित रूप से यह उनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी 20 साल से किसी स्टेट में सत्ता में हो तो एंटी इंकम्बेंसी होनी लाजमी है। स्वाभाविक तौर पर यह संकट उनके सामने बड़ा था, जिससे उभरने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। अच्छा, दूसरी चीज की अंदर खाने जो बड़े नेता थे, इनकी गुटबंदी भी होती है। एक ही चेहरा लगातार मुख्यमंत्री बन रहा है, जो ऑलरेडी अपना कद बढ़ा चुके हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, उन्हें भी कोई स्पेस चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन सारे नेताओं को छत्रप के तौर पर जगह जगह उतार दिया। और इनके उतारने का पर्पज यही है कि जो जितनी ताकतवर हो अपने क्षेत्र में, अगर आप मेवाड़ में मालवा में बड़े हैं या विदिशा में बड़े हैं, जहां का जिस एरिया का छत्रप नेता है वो खुद जीते और अपनी आसपास की सीटों को कितना जीत के लाता है, जितवा के लाइए। अभी तक क्या होता था कि एक आदमी पता लगा कि फला मुख्यमंत्री होने वाला है, 20 साल बाद भी शिवराज चौहान हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए। तो ऐसे में कभी यह भी संकट पैदा होता है पॉलिटिकल पार्टीज में कि अपने लोगों को ही हराने में लग जाती हैं पार्टियां कि ठीक है हार जा, हमें तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है। नहीं, तो इसका ये भी तो मतलब माने सर कि शिवराज सिंह चौहान अपनी उस पॉपुलैरिटी को खो चुके हैं जिसके कारण वो सत्ता में जीत के आते थे। आज वो इस पोजीशन पे हैं कि बीजेपी उनके नेतृत्व में चुनाव में नहीं जाना चाहती, इसका मतलब वो ट्रबल में है। बिल्कुल ब्रजेश जी, आप सही सोच रहे हैं और सही दिशा में। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में इसी तरह सोच रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शिवराज चौहान क्या चेहरा देखते देखते 20 साल में एंटी इंकम्बेंसी काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। यही वजह है कि शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में हम आपके बाकी विचारों को स्थान देंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या फीडबैक है? उत्तर प्रदेश से भी काफी नेता लोग गए हैं, हमारे राकेश त्रिपाठी जी भी वहीं भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। क्या खबरें मिल रही हैं आपको जयपुर और भोपाल से? देखिए, ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, ये इसको आप लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल कह सकते हैं देश के राजनीति का, क्योंकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, ये लोकसभा में फिर आगे चुनाव कैसा होगा, केंद्र में कैसी सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, बहुत हद तक इन 5 राज्यों के परिणाम पर निर्भर करता है। ये जरूर है कि पिछली बार जो ये 5 राज्य थे, इसमें से 4 बड़े राज्यों में बीजेपी नहीं जीत पाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई, तेलंगाना में टीआरएस रहे। लेकिन बीच में 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में टूट गई सरकार, ज्योतिरादित्य सिंधिया टूटकर अलग हो गए और वहाँ पर भाजपा ने सरकार बनाई। हालांकि जब अब उपचुनाव जो विधायक टूट कर गए थे लड़े, उसमें बहुत सारे हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फिर निगमों में और जगहों पर मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजा, आज वो केंद्र में मंत्री हैं। अब बात आती है कि राजस्थान में हर 5 साल पे राजस्थान जैसे राज्य में सरकार बदल जाती है, सरकारें रिपीट नहीं करती हैं। कांग्रेस की जो गुटबाजी है उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वहाँ पर डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर जो विवाद रहा, तो कांग्रेस वहाँ बहुत फायदे में तो दिखती नहीं है। छत्तीसगढ़ में जरूर बीजेपी ने 15 साल शासन किया था और उसके बाद कांग्रेस इस उम्मीद में होगी कि उसका दोबारा रिपीटिशन हो जाए, वहाँ पर वो वापस आ जाए। ब्रजेश जी,
आज इस देश में कोई भी पार्टी गुटबाजी से अछूती नहीं है। ये जब भी कोई देश प्रदेश में चुनाव होता है, दूसरे राज्यों के नेता भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में लोग जाते हैं और राकेश त्रिपाठी से लेके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, मंत्री, तमाम सारे बड़े बड़े नेता, उनकी ड्यूटी लगी हुई है अलग अलग संभागों में। लेकिन 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश में लड़ाई बहुत कांटे की है। 6 जिले जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं बुंदेलखंड के, जिसमें दतिया, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दामोह, पन्ना, ये जिले काफ़ी महत्व रखते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत से काफ़ी प्रभावित भी हैं। बसपा भी वहाँ चुनाव लड़ती रही है, वो भी कई बार पिछले चुनाव तो ज़्यादा जीती थी, इस बार वाले में थोड़ी उसकी सीटें कम आई थी। समाजवादी पार्टी भी वहाँ लड़ती है चुनाव, वो भी विधायक उसके जीतते हैं। इस बार सुना है कि लगभग 50 सीटों पर सपा वहाँ चुनाव लड़ेगी। अब बात आती है कि भाई ठीक है लड़ने जीतने, लेकिन बाद में तो सब कांग्रेस या जिसकी सरकार बने भाजपा की, उसमें ये लोग विलय कर लेते हैं या मिल जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश एक इकलौता राज्य है देश का जहां सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिकता है। अगर यूपी में 100 रुपया में बिक रहा है तो मध्य प्रदेश में 108 रुपया में पेट्रोल है। डीजल अगर यहाँ 90 रुपया में है तो वहाँ 98 रुपया में बिक रहा है। वैट की दरों में अंतर के नाते जी ये महंगाई का सामना लोग वहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो जो सटे हुए जिले हैं यूपी वहाँ पेट्रोल डीजल भराने आते हैं। मामा ने महिलाओं के लिए योजना चलाई, पहले 1000 रुपया कहा जो विवाहित महिलाएं हैं जो गरीब उनको देंगे, फिर 1250 कर दिया, अब शायद चुनाव में 1500 रुपया ऐलान करने वाले हैं, सब महिलाओं को देंगे जो गरीब हैं, विवाहित अविवाहित अविवाहित को भी देंगे। ये भी एक दांव बीजेपी अभी खेलने वाली है। लेकिन ये बात साफ है कि चुनाव में सीधी लड़ाई है। खास तौर से जाओ 4-5 राज्य हैं, यहाँ 2 दल आमने सामने हैं, तीसरे दल के लिए गुंजाइश छोटी मोटी रहती है। जितने राज्य हैं सीधी लड़ाई में हैं। अब परिणाम क्या होगा ये देखना होगा जी। लेकिन इतना जरूर है कि इस देश की सियासत के लिए ये 5 राज्यों की चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं। मोदी का अपना एक करिश्मा है। मोदी मध्य प्रदेश की खस्ता हालत को बीजेपी की शायद बदल सकते हैं, उबार सकते हैं, लड़ाई में ला सकते हैं। योगी की भी एक डिमांड बहुत ज़्यादा देश भर में है। योगी भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने और उनको जहां प्रचार करते हैं उनका औसत अच्छा रहता है। हिंदुत्व के वो बड़ा चेहरा है इस देश में। जी वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश से तो बहुत उम्मीद है भाजपाइयों को, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कम हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ भाजपा कमजोर है कुछ। राजस्थान में भी भाजपा मजबूत स्थिति में है, हालांकि गुटबाजी वहाँ भी है। अब ये सब परिणाम आएगा सामने, पता लगेगा। लेकिन सियासत में कब कौन रुख बदल दे, कौन कितनी ताकत में है, नेता कौन हथकंडा खेल जाए, कौन धर्म का कार्ड चल जाए, ये सब कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। आज अखिलेश यादव ने भी दलितों के घर पे बैठ के बाहर भोजन किया मध्य प्रदेश में। तो दलित और वहाँ तो अनुसूचित जनजाति भी बहुत बड़ी संख्या में है मध्य प्रदेश में। वहाँ उनका भी करीब 40-45 सीटें उनकी रिजर्व हैं। वो भी बड़ा निर्णायक फैक्टर होता है। बहरहाल सियासत के तमाम रंग हैं। मामा आए, चाचा आए, तमाम लोग जीते हारे जी, सब अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। इस देश के लिए, बीजेपी के लिए कई नेता मजबूरी भी है कि इनको जिताओ, बाद में मुख्यमंत्री बदल देंगे, क्योंकि केंद्र में सत्ता में रहना है तो राज्यों को जीतना है। तो सुनिएगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और मैंने देखा है मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए लोग दरबार में रहने के लिए। और ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, और खुद को गरमाता हूं मगर रफ्तार में रहने के लिए। और अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए।
बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक हम सबको उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भोपाल से इस वक्त मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आप डिबेट के पहले चरण में कुछ आपत्ति प्रकट कर रहे थे, अपनी बात रखें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। कि मुझे दो आपत्तियां थी। एक तो आईपी सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी के गालों को लेकर के जिस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि जब आपकी एक स्पष्ट डिबेट हो रही हो, आपने अच्छे सवाल पूछे हैं, उनके तार्किक जवाब दिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री के गालों को लेकर के चंद्रमा के गड्ढे जैसी तुलना करना, मैं मानता हूं ये बहुत आपत्तिजनक है। दूसरी आपत्ति मेरी सुरेंद्र राजपूत जी को लेकर के है। सुरेंद्र राजपूत जी ने जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर के ये कहा कि वो विभीषण है, वो गद्दार है, मैं मानता हूं ये कह करके वो अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि कांग्रेस लंका है और कांग्रेस में रावणी सेना है। तो इस बात को मुझे लगता है कि चर्चा में बेहतर तरीके से कह सकते हैं, बेहतर तरीके से रख सकते हैं। ठीक, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। आपने अपनी आपत्ति प्रकट कर ली। अब ये बताइए कि इतना अगर सवाल हो रहे हैं तो आपके नेतृत्व पर भी तो सवाल उठेंगे। आप नेतृत्व स्पष्ट कर दें, सवाल खत्म हो जाएंगे। आप खुद ही असमंजस क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, कोई असमंजस नहीं है, स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कहीं भी किसी भी प्रकार के चुनाव में जाती है, हर चुनाव में हम प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियों की चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद किस प्रकार से गरीबों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, कैसे पक्की छत मिली है, कैसे घर से में नल से जल मिला है। क्यों ना मानूं कि हिमाचल प्रदेश हारे, आपको सबक मिला कि चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट ना घोषित करो। कर्नाटक आप हारे, आप सबक पा गए हैं। शायद वही फार्मूला आप मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान पे लगा रहे होंगे। नहीं, देखिए, हर राज्य की भिन्न परिस्थितियां होती हैं, हर राजनीति के भिन्न सबक होते हैं। कहीं पर हम जीते हैं, कहीं पर हम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की भी एक राजनीति का सबक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 37 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी की थी। मैं मानता हूं कि हर राज्य की अपनी तासीर है, अपनी भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां हैं और हर प्रकार से अलग अलग राजनीतिक रणनीति बनाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश में जिस रणनीति के साथ चुनाव मैदान में जा रही है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हताश। क्या आप योगी आदित्यनाथ की तुलना शिवराज सिंह चौहान से कर रहे हैं? हम तो मुख्यमंत्री, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दोनों ही राज्य आज परिस्थितियां, दोनों राज्यों के चेहरे बदले हैं। उत्तर प्रदेश जो अराजकता की एक भेंट चढ़ चुका था, जहां सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश की नियति बन चुके थे, आज कठोर कानून व्यवस्था ने, योगी आदित्यनाथ जी ने आज उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए माकूल बनाया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं की वजह से मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य हो गया था, जहां 44,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 4,31,000 किलोमीटर सड़कें बना करके आज निवेश के रास्ते खोल दिए हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। आज वो मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश का तो फिर इतने अगर काबिल व्यक्ति हैं वो और इतने करिश्मेटिक हैं, हमने पेश करने का काम, तो आगे बढ़ाइए, उनका नाम घोषित करिए। नाम घोषित करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुख्यमंत्री आज शिवराज सिंह चौहान जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री की उपलब्धियों, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, हम आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा। शुक्रिया। देवदत्त दुबे जी, मैं आपसे सर समझना चाहता हूं कि कांग्रेस का क्या असमंजस है मध्य प्रदेश के भीतर। आप कुछ पकड़ पाए कि बीजेपी का मुकाबला वो कैसे करेंगे, क्योंकि बीजेपी फुल फोर्स अटैक कर रही है सर। 7 सांसद तक उतार दिए अब तक की 2 लिस्ट में। मुझे तो लगता है 3-4 लिस्ट और आएंगी तो शायद सभी को चुनाव में लड़ना पड़े इस बार। देखिए, कांग्रेस एक अलग रणनीति पे, वेट एंड वॉच की स्थिति पे चल रही है। उसके भी रणनीति का कर्नाटक की वो जिताऊ टीम भी आ गई है, सुरजेवाला भी यहीं रह रहे हैं, तो सब चीजें हैं। लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में 2023, दोनों दल कोई नहीं छोड़ रहे हैं। 2 साल से बूथ की मजबूती के लिए लगे हैं। तो कांग्रेस ने आपने निकाय चुनाव में जहाँ 16 पे भाजपा जीत थी पिछले ही साल, उन्होंने 7 सीटों पे हरवा दिया भाजपा को। तो कांग्रेस लो प्रोफाइल है, तो उसके पास संसाधन इतने नहीं है। और दूसरा, उसको एक भरोसा एंटी इनकम्बेंसी। सर, कांग्रेस के पास संसाधन वगैरह मजबूत हैं सर, मतलब संसाधन है ना? बीजेपी की अपेक्षा नहीं है, बीजेपी के अपेक्षाकृत नहीं है। वैसे तो कमलनाथ उनके सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, संपन्न। कांग्रेस की अच्छा संपन्न भी हैं। ओके, काफी संपन्न होंगे सर। अधिकतम जो है तो वो कर सकते हैं। कांग्रेस 20 सालों से विपक्ष में है, 1.5 साल के लिए आई थी, तो जो संसाधन है वही जुटा पाते हैं, तो वही जुटा भी रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष भी है और भावी मुख्यमंत्री भी है। तो क्या आप ये भावी मुख्यमंत्री, उसमें किसी को भावी मुख्यमंत्री सर? हाँ बिल्कुल, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। इसमें सुरजेवाला
कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकार ने पूछा था जी कि मुख्यमंत्री आपका, तो उन्होंने कहा नहीं दे। थैंक यू दुबे जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सुरेंद्र राजपूत, काफी संपन्न और साधन संपन्न है आप लोग मध्य प्रदेश में। भाजपा से कम है, हमारे पास संपन्नता जनता की है। और अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे, तो भाई राकेश जी, हमने ज्योतिरादित्य को गद्दार नहीं कहा। आपकी पार्टी में शिवराज सिंह चौहान ने, मुरलीधर राव ने, विभीषण भी उन्होंने कहा, गद्दार भी उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा था। आप जान लीजिए, आप ये लोग करते हो। तो गद्दार और जो विभीषण है, ये नाम भारतीय जनता पार्टी, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान और मुरलीधर राव। त्रिपाठी जी वेट करिएगा, समय बचा तो आपको देंगे। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इस चीज को चेक कर लीजिएगा। भोपाल में बैठे हो, चेक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 3 चीजें हम आपको यहां पर बहुत स्पष्ट बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य की भी बेइज्जती कर रही है। सारे एमपीज को उतार दिया वहां पर, ज्योतिरादित्य को नहीं उतारा, यानी उसको जीत का भरोसा नहीं ज्योतिरादित्य पर। आपको उनकी इज्जत की बड़ी फिक्र है? अरे भाई, पुराना साथी है हमारा। क्या कभी अगर ऐसी स्थिति बनी तो वापस ले लोगे? तो अभी देखिए, ये बात बिल्कुल नहीं, ज्योतिरादित्य के लिए दरवाजे अभी बिल्कुल नहीं खुले हुए, लेकिन पुराना साथी याद तो आती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि शिवराज सिंह चौहान को पिछले 75 सालों में आप हमें कोई एक वो बता दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश से राकेश जी कह रहे थे कि ऐसा है और वैसा है, तो जब लिस्ट आई थी, योगी आदित्यनाथ का नाम पहला था या नहीं था? शिवराज सिंह जी का नाम पहला क्यों नहीं? इतना बेइज्जत आप शिवराज सिंह चौहान को कर रहे हो। विकसित मध्य प्रदेश बना दिया, आपको दिखता नहीं? कहां से विकसित? व्यापम घोटाले में 60 जान से ज्यादा चली गई हैं अगर, और वहां पर दलित और आदिवासियों को पेशाब पिलाया जा रहा है। ऐसा विकसित मध्य प्रदेश है तो भगवान बचाए। आपको बताइए, आदिवासियों को पेशाब पिलाया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। आप कह रहे हो विकसित। आईपी सिंह का दुख आपको समझ में नहीं आता? मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, आईपी सिंह जी ने पूरी जिम्मेवारी से जवाब दिया, पूरे तरीके से। आज अखिलेश यादव जी ने भी क्लियर कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बना है, प्रादेशिक स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बात राजकीय जो समाजवादी पार्टी की राज्य शाखा है और कमलनाथ जी हैं, उनसे आपस में बातचीत चल रही है। और निश्चित तौर पर जान लीजिए, इंडिया गठबंधन में कोई भी पानी में लाठी मारेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मीडिया वाले लोग हो, पानी अलग बात नहीं बताओ, होने जो वाला। फार्मूला आपके साथ आप लोग लगा रहे हो कि सपा वहां मजबूत नहीं है या जीत नहीं पाएगी, तो आप सीट दे नहीं रहे हो उनको, कह रहे हो कि सिर्फ लोकसभा के लिए अलायंस बना है। यही फार्मूला अगर समाजवादी पार्टी ने आपके साथ उत्तर प्रदेश में लगा दिया तो रायबरेली के अलावा कोई सीट मांगने की स्थिति में नहीं होगी सर। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, मैं आपको फिर से कह देता हूं कि ऐसा ना तो हमने कोई फार्मूला, ये मीडिया और आप जैसे मित्रों के दिमाग की देन है, या हो सकता है कहीं और से देन आई हो, सीएम ऑफिस से आई हो या पीएम ऑफिस से ये देन आई। सीट आप ना लेकिन ये हमारी कोई देन नहीं है। हम श्री अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी की पूरी पार्टी का और अपने इंडिया के सहयोगी सारे दलों का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये लोग ओम प्रकाश राजभर का भी अपमान करते हैं, मंत्री अभी तक नहीं बनाया उसको। आईपी सिंह जी, चिल्लर और चिरकुट बोलते हैं। अपने मित्र को समझ दें सर। आईपी सिंह जी, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा सर? जी जी, नहीं, सवाल ही नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, अरे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों जगह जंगल राज है। एक नाबालिग बेटी के साथ उज्जैन में क्या हुआ? सुरेंद्र जी ने कहा ना कि दलित वंचित शोषित को पेशाब पिलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में चाहे हाथरस रहा हो, चाहे बाराबंकी रहा हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे वो बगल का लखनऊ के बगल का उन्नाव हो, क्या हुआ यहाँ? कानून का राज पूरी तरह। सर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस अगर आपको कुछ सीटें मध्य प्रदेश में लड़ने को दे दे तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, वो ऊपरी स्तर पर श्री राहुल गांधी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन सब लोगों के बीच जो विचार विमर्श होगा वो निकलेगा, वो अंदर का मामला है। और वो कहीं मीडिया में तो चैनलों पर बैठ के डिबेट में ये डिस्कस नहीं होगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, मेरी एक बात रह जाएगी ब्रजेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी ढोल नगाड़े के साथ 33% रिजर्वेशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में पास कराया। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आज से 33% इन सभी 5 राज्यों में बीजेपी सबसे पहले घोषित करे। समाजवादी पार्टी ने 20% घोषित किया। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल भी कहा, आज भी कहा कि हम जो सीटें लड़ने जा रहे हैं उसमें महिलाओं को 20% देंगे। और बीजेपी ने 2039 और 47 के लिए कहा है।
सीटों के बांटने में कांग्रेस जहाँ जहाँ मजबूत है सर वहाँ लाठी लेकर वो खड़ी होती है। इन लोग को सीट नहीं देना चाहती और इनकी मजबूरी देखिए, कह भी नहीं पा रहे हैं। सवाल पूछो तो कहते हैं कि ऊपर से सवाल आया है। आप मुझे सुन पा रहे हैं एसपी सिंह जी? हाँ सुन रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। तो सर ये असमंजस क्यों है अलायंस के भीतर कि कांग्रेस जहां मजबूत है सहयोगियों को सीट देना नहीं चाहती? देखिए मध्य प्रदेश में अगर सच में अलायंस है इंडिया का जो पार्टियों का, तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं जिनमें कांग्रेस सपा का प्रभाव है, सपा और बसपा वहां बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, वहां पर सीट भी जीतती रही हैं। और सपा की तो पहले से भी 2, 3, 4 लगभग हर चुनाव में 1-2 सीट आती ही रही है, तो उनकी उपस्थिति बराबर रही है। अगर कांग्रेस थोड़ा अपना दिल बड़ा करती, थोड़ा दिल बड़ा, जैसे इन्होंने कहा आईपी सिंह ने कि हमारा दिल बड़ा मजबूत है, तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस भी थोड़ा दिल मजबूत करती और अगर इनको मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीटें हैं रणनीतिक तौर पर अगर वो साझा करती, ठीक है, परस्पर करके, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में कुछ सौदा करने या बातचीत करने या जो समझौता होता है, सीटों के जो शेयरिंग होती है, उसमें कुछ सहूलियत बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें लगता है ऐसा नहीं है। और अगर सपा 50 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो बहुत स्थिति राकेश त्रिपाठी थोड़ी असहज हो। धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप इस बात को लेकर तनाव में हैं कि सुरेंद्र राजपूत और आईपी सिंह आज एक भाषा बोल रहे हैं, जबकि दोनों में घनघोर असहमतियां हमने देखी हैं, पर आज बड़ी इंटरेस्टिंगली दोनों में घनघोर सहमति है? क्या आपके तनाव का मुख्य कारण ये है? मैं तो बहुत आग्रह के साथ कह रहा हूं कि दोनों लोग आपस में सहमति बना लें, सहमति बना करके टिकट डिसीजन कर लें। वरना जैसे बागेश्वर में चुनाव हारने के बाद अजय राय जी बयान दे रहे थे ना कि समाजवादी पार्टी इसके लिए कैंडिडेट ना खड़ा किया होता तो हम चुनाव जीत गए होते, तो ऐसे ही एक वही मध्य प्रदेश की पराजय के बाद इस प्रकार के कारण न गिराए, इसलिए खूब फूंक बजा करके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन अलायंस कर ले, वरना बाद में फिर कहेंगे यही चीज जो है आपने मुंह की खाई थी हिमाचल में, और यही चीज आप मुंह की खाएंगे क्या नाम कर्नाटक में खाई थी, और यही मध्य प्रदेश में खाएंगे आप लोग मूल रूप से थेथरई करते हैं और मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। दुर्गावती रेलवे स्टेशन पर कौन चाय बेच रहा है ये भी जरा बता दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ना आपस में उलझिए मत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए, शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट ओवर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।